पहली बार आए हैं। सीने जगत से आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्योंकि आप करेक्टर रोल में रहे हैं हमेशा से ही। आप जो पहले के हम कलाकार देखते थे नेगेटिव रोल में, और वर्तमान जो कलाकार आ रहे हैं उनमें बहुत सा फ़र्क अंतर देखने में आता है, क्योंकि आप जैसे कलाकार थे, एक आवाज़, बुलंद आवाज़, और एक जैसे आप थे या अमरीश पुरी जी थे, बहुत बड़े बड़े कलाकार थे। लेकिन अब जो आते हैं, जो नेगेटिव रोल में भी आ रहे हैं, या करेक्टर अभिनेता जो इस तरह के रोल्स कर रहे हैं, वो चॉकलेटी अभिनेता ज़्यादा लगते हैं। और उनमें तो ये क्या इसमें आपको फ़र्क नज़र आता है सर उसमें? देखिए, एक ट्रेंड बदला है। पहले जब विलन स्क्रीन पर आता था तो दर्शकों की सांसें रुक जाती थी, बच्चे अपनी माओ की गोदों में छुप जाते थे, महिलाएं ठिठक जाती थी। विलन को इस तरीके से पेश किया जाता था। आज क्या है कि पहले विलन ब्लैक हुआ करता था, हीरो व्हाइट होता था। आज विलन ब्लैक के बजाय ग्रे हो गया है। तो जो खौफ पहले बर्पा होता था विलन के आने से, अब वो नहीं हो रहा है। और कुछ हीरोज भी विलन बन गए हैं, हीरोइन भी वैम्स का रोल कर रही हैं। तो ये एक तब्दीली आई है। अब ये तब्दीली सही है या गलत है, इसका फैसला तो जनता करेगी। लेकिन जो आपने सवाल किया, मैं बिल्कुल उससे सहमत हूं कि जो पहले विलन के आने से एक हंगामा बर्पा हो जाता था, आज नहीं है। वो प्रेजेंटेशन नहीं है विलन की, वो डोमिनेटिंग पर्सनैलिटीज नहीं है जो पहले हुआ करती थी। प्राण साहब हुए, अजीत साहब हुए, प्रेम चोपड़ा हुए, शत्रुघ्न सिन्हा, विनोद खन्ना ने भी रोल्स किए हैं पहले विलन्स के, ओम पुरी ने भी किए हैं। तो अब सिचुएशन जो है वो बदल गई है। अब जैसी भी सिचुएशन है, जैसी भी परिस्थिति है, उसका हमें स्वागत भी करना है और सामना भी करना है। अच्छा सर, आप इस वक्त हिमाचल प्रदेश के उस स्थान पे हैं जहाँ पे बॉलीवुड की एक अभिनेत्री हैं, कंगना रनौत। जी जी जी। उसका गांव है ये। जी जी। और ऐसे बहुत से लोग होंगे जो चाहते होंगे बॉलीवुड में या सिने जगत में कहीं पे भी अपना नाम जी। कमाए। उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, जैसे आपने कंगना जी का जिक्र किया, वो बिना किसी रिकमेंडेशन के आई थी। उनमें यकीनन टैलेंट था, हिम्मत थी, तकदीर ने भी उनका साथ दिया, तो बहुत बड़े मकाम पर पहुंची हैं। और उन कम हीरोइंस में से हैं वो जो अपने बलबूते पर एक फिल्म को ले जाती थी या ले जाती हैं। तो तीन चीजें हैं कामयाबी हासिल करने के लिए कलाकार के लिए। पहली बात तो यह है कि आप में टैलेंट होना चाहिए। टैलेंट के बिना कुछ नहीं होता, सलाहियत होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपको बहुत मेहनत कश होना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए। बिना मेहनत के, बिना हार्ड वर्क के कुछ नहीं होता। और तीसरी जो सबसे अहम चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है, वो आपकी तकदीर है। There is a saying in English that ability without opportunity is a big zero. अगर आप में टैलेंट है और उसको कोई चमकाने वाला नहीं है, कोई जौहरी नहीं है, तो वो टैलेंट किस काम का है? तो ये तीन चीजें होनी चाहिए एक कलाकार बनने के लिए। फिर अगर ये तीन चीजें, देखिए, लक इंसान के इख्तियार में नहीं है। वो ऊपर वाला जब मेहरबान होता है, उसका हाथ सर पर होता है, तो इंसान के दरवाजे पर तकदीर आकर दस्तक देती है। टैलेंट एक कुदरती चीज है, उसे पैदा नहीं किया जा सकता। जैसे मेरा ताल्लुक FTII पुणे से है, मैं वहां का प्रोडक्ट हूं।
1969 में मैंने ज्वाइन किया, 1971 में पास आउट किया। तो मेरे जो क्लासमेट्स थे, हम सब मिलाकर 12 थे। आज सिर्फ 2 रह गए हैं, रदा मुराद और किरण कुमार। बाकी 10 कहाँ हैं हमें पता ही नहीं है। वो हैं भी या नहीं हैं, वो मुंबई में हैं, कहाँ हैं हमें नहीं मालूम। तो ये रेशो रहा है, मतलब 12 में से सिर्फ 2 कामयाबी हासिल कर पाए। तो कहने का मतलब ये है कि जोहरी भी जो है एक अनतराशे हीरे को तराश कर उसे रोशन कर सकता है, उसे खूबसूरत बना सकता है, लेकिन दुनिया का कोई भी जोहरी जो है वो पत्थर को तराश कर हीरा नहीं बना सकता। बेसिक टैलेंट होना, एक्टिंग टैलेंट होना जरूरी है। सर, टैलेंट वाली बात को आगे बढ़ाते हुए पूछता हूँ कि जैसे आशा किरण संस्थान जो है हमीरपुर में और हिमाचल प्रदेश में ऐसे काम कर रही है, टैलेंट को तराश ढूंढ करके उनको अवार्ड कर रही है, और साथ में कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी जो है इसमें सपोर्ट कर रही है। सर, तो इस पर आपको क्या राय है? भाई देखिए, मैं इसी बात से इतना इम्प्रेस हुआ हूँ कि मुंबई से मैं आया हूँ इस फंक्शन में शिरकत करने के लिए। राणा जी, आप इन्हें अच्छी तरह जानते हैं, ये किसी तारुफ के परिचय के मोहताज नहीं है। आशा किरण जो है वो वाकई दीन दुखियों के लिए, विकलांगों के लिए एक आशा की किरण है। और आशा किरण जो है आशा की किरण की तरह काम कर रही है। एक शेर है कि नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है कि गिरतों को थाम ले साथी। तो ये जो बेचारे पिछड़ा वर्ग है, या जो बेचारे हालात के मारे हैं, या वो तकदीर के मारे हैं, या वो कुछ जिस्मानी तौर पे विकलांग हैं, उनको सहारा देना, उनकी मदद करना, उनकी दिलजोई करना, उनकी पीठ थपथपाना अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। और यही कारण है कि आज मैं आया हूँ। और आपके दूसरे सवाल का जवाब मैं देता हूँ कि देखिए, जहाँ तक अवार्ड शोज का सवाल है, बड़े बड़े स्टार्स को तो सब अवार्ड देते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को देते हैं, स्पोर्ट पर्सन को देते हैं, लेकिन ये जो अवार्ड है हिमालयन श्री, ये उनको दिया जाता है जिनका देश के प्रति, जिनका समाज के प्रति योगदान रहा है, जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए भलाई के काम किए हैं। उनको ढूंढना, उनके अचीवमेंट्स को तस्लीम करना और उनको बुलाना, उनको सम्मानित करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो ये बिल्कुल बधाई के पात्र हैं कि उन्हें अवार्ड दिए जा रहे हैं जिन्हें सारा जग नहीं जानता। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, वरना ज्यादातर जो अवार्ड समारोह होते हैं वो सिर्फ चमकते हुए चेहरों को दिए जाते हैं। सर, आपकी फिल्में देखते हुए हम में से काफ़ी लोग बड़े हुए हैं, जी। लेकिन जिनके साथ आप जाने वाले ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं, और उनके माँ बाप ने ही आपको एज अ विलन या फिर एज अ कैरेक्टर आर्टिस्ट देखा होगा। तो सर, इतने बड़े गैप को जब आप देखेंगे, आप क्या, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, कैसे बच्चे बिहेव करें? देखिए, आज जो हमारे लिए एक एडवांटेज है, इतने मूवी चैनल्स खुल गए हैं, वो फिल्में बार बार मूवी चैनल्स पे दिखाई जाती हैं, आज की पीढ़ी भी देखती है। और देखिए, किशोर कुमार को गए हुए 35 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन आज भी किशोर कुमार सबसे लोकप्रिय गायक हैं। नई पीढ़ी ने तो कभी उन्हें सुना नहीं, लेकिन क्योंकि उनके गाने आज भी रेडियो पर आते हैं, आज भी टीवी पर आते हैं, तो आज सबसे लोकप्रिय जो पारसी गायक हैं वो किशोर कुमार हैं। तो ये एक एडवांटेज जरूर है हमारे साथ कि हमारी पिछली फिल्में जो हैं वो बार बार
मूवी चैनल्स पर दिखाई जाती हैं और नई पीढ़ी भी देखती है। हमें उतना नहीं जानती जितने के उनके माँ बाप जानते हैं, उतना नहीं जानती है, लेकिन फिर भी जानती है। सर, आपने एक बड़ा लंबा अध्याय है आपका बॉलीवुड में एक्टिंग से जुड़ के एक्सपीरियंस है आपका, तो उस समय का जो सिनेमा था और आज का जो सिनेमा है जो ज़्यादातर एक कंटेंट ड्रिवन बन चुका है, उसको लेके आपके क्या विचार है? आपको क्या लगता है कि जो आज तक हमारी बॉलीवुड की मूवीज बन रही है वो कंटेंट ड्रिवन हो गई है कि एक सब्जेक्ट के ऊपर रह रही है? जैसे पहले होता था कि प्रेम की भाव भी होता था, एक विलन का रोल भी होता था, तो ये सारा एक मिक्सचर बन गया है, उसको आप कैसे लेते हैं? देखिए, तब्दीली तो आई है और तब्दीली आना जो है वो स्वाभाविक है। नए डायरेक्टर्स हैं, नए निर्देशक हैं, कुछ बातें अच्छी हुई हैं, कुछ बातें पहले अच्छी नहीं थी, मैं उस पर भी आता हूं। अभी इस पीढ़ी का जिक्र करते हैं जो मौजूदा पीढ़ी है, इन्होंने काफी हटकर इन्होंने सब्जेक्ट्स चुने हैं जो पहले नहीं चुने जाते थे, रिस्क नहीं लिया जाता था। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत से जीवित लोग हैं जिनके जीवन पर बायोपिक बनी है, पहले कहां बनती थी? मिल्खा सिंह पर बनी, अजहरुद्दीन पर बनी, सचिन तेंदुलकर पर बनी, मैरी कॉम पर बनी, इतनी बनी है। वरना कहा जाता है कि दुनिया जो है मुर्दा परस्त है, आदमी के जाने के बाद ही उसकी कदर होती है। ये बात जो है ये सराहनीय है। दूसरी बात यह है कि आज जो प्रोडक्शन हाउसेज आ गए हैं उनमें काफी अनुसंधान है, डिसिप्लिन है, प्लानिंग के साथ काम करते हैं। फिल्म शुरू होने से पहले पूरी प्लानिंग हो जाती है, स्टार कास्ट फाइनलाइज हो जाती है, कास्ट क्रेडिट्स सब हो जाते हैं, प्लानिंग से काम हो रहा है। पहले ऐसा नहीं था। पहले सबसे जरूरी होता था हीरो। अगर हीरो आपके पास है या हीरो को आपने साइन कर लिया है तो आपकी सारी मुश्किलें हल हो जाती थी। लेकिन हीरो ही हीरोइन डिसाइड करता था, कैरेक्टर एक्टर डिसाइड करता था, म्यूजिक डायरेक्टर डिसाइड करता था, प्लेबैक सिंगर डिसाइड करता था, कहानी डिसाइड करता था। और बहुत कम ऐसे ही हीरो होंगे जिन्हें कहानी सुनने की तमीज थी, बहुत कम थे। लेकिन क्योंकि पूरा दारोमदार जो है वो हीरो पर होता था, इसलिए उसकी मांग होती थी, हीरो पर फिल्म बिकती थी, हीरो का नाम सुन के दर्शक टिकट खिड़की पर टूट पड़ते थे, ये था। लेकिन कुछ ऐसे मेकर्स थे उस जमाने में जिन्होंने दिल से फिल्में बनाई हैं। वो महबूब खान हो, वो वी शांताराम हो, वो गुरुदत्त हो, वो राज कपूर हो, वो बिमल रॉय हो, यहां से फिल्म बनाते थे। उन्हें वो किसी स्टार के मोहताज नहीं थे। उनकी कहानी, उनकी मेकिंग अपने आप में एक स्टार होती थी, उनका नाम स्टार होता था। आज गिनती के एक या दो ऐसे निर्देशक हैं। एक का मैं नाम लेता हूं, संजय लीला बंसाली का। मैंने 5 फिल्में की हैं उनके साथ। राज कपूर साहब के साथ मैंने 3 फिल्में की हैं। उनकी जिंदगी की आखिरी 3 फिल्में मैंने की हैं। संजय लीला बंसाली के साथ अब तक मैं 5 फिल्में कर चुका हूं। इन दोनों में एक बात कॉमन है कि फिल्म बनाने का शौक नहीं है, फिल्म बनाने का जुनून है, दीवानगी है। कोई बजट नहीं है, कोई टाइम नहीं है, घड़ी देखकर काम शुरू नहीं करते। ये क्रिएटिव काम है, ये घड़ी देखकर नहीं होता है। तो ऐसे जब आप दिल से बनाते हैं तो वो फिल्में दर्शकों के दिल को लगती हैं। आज ऐसे बहुत गिने चुने हैं, इक्का दुक्का है जो दिल से फिल्म बनाते हैं। वरना पहले
कुछ मेकर जो थे अच्छे वो दिल से बनाते थे। आजकल फिल्में 99% दिमाग से बनती हैं। सर एक प्रश्न मेरा और था, ज़्यादातर हमने आपको बड़े पर्दे पर एक नेगेटिव करेक्टर उसमें रोल में देखा है कि हाँ विलन आ रहे हैं, राजा मुराद जी आ रहे हैं, या प्राण जी हो या प्रेम चोपड़ा जी हो, तो आप अपने को कहाँ बेहतर समझते हैं एज अगर नेगेटिव रोल में, कि एक पॉजिटिव एक पिता का रोल में निभाना है जहाँ एक संसारिक एक्टर अपने परिवार को देख रहा है, या एक विलेन ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है जब वो कोई दरिंदगी कर रहा है बड़े पर्दे पे, वो आपको बेहतर लगता है कि ये वाला ज़्यादा बेहतर लगता है शेड? सर इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ऐड करना हाँ चाहूँगा जी जी। कि आज आपका ये जो इंटरव्यू हम लोगों ने लिया है बहुत सारे लोग देखेंगे, तो अगर वो आपको अपने घर में यूट्यूब पे सर्च करके और टीवी में देखना चाहें तो आपकी फेवरेट फिल्म जिसमें आपने एक्ट किया वो कौन सी है? देखिए, 2 फिल्में और इत्तेफाक से दोनों फिल्में आरके की हैं। मेरे दिल के करीब, जो सबसे दिल के करीब फिल्म है वो है राम तेरी गंगा मैली। राज साहब की आखिरी फिल्म थी, राज साहब की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी, और उस फिल्म की रिलीज के बाद मेरी काया पलट हुई। उस फिल्म के बाद मैं छोटे छोटे रोल करता था, वकील बन गया, डॉक्टर बन गया, हीरो का दोस्त बन गया, हीरोइन का भाई बन गया, ऐसे रोल करता था। राज साहब ने जो 2 फिल्मों में मुझे बतौर विलन इंट्रोड्यूस किया, प्रेम रोग और राम तेरी गंगा मैली में, एशिया के सबसे बड़े मेकर ने, राजा भोज ने गंगू तेली को लेकर उसकी तकदीर चमका दी। माँ बाप ने मुझे जन्म दिया है, लेकिन राज कपूर साहब ने मुझे दूसरा जन्म दिया है, तो मैं उनका आभारी रहूंगा। मैं बुरा था नहीं, राज साहब ने मुझे बुरा बनाया, और वो बुराई मुझे बहुत रास आई, और मेरी बुराई की दुकान बहुत चली और अब भी चल रही है। तो जी, मैं ये जानना चाह रहा था, और व्यक्तिगत प्रश्न हो गया ये थोड़ा सा, जैसे आपने ज़्यादातर नेगेटिव शेड के रोल किए, जी। तो घर की जिंदगी में कहीं ना कहीं वो दिखाई पड़ झलक आ जाती थी कि नहीं मैं इस रोल से भी निकल के आ रहा हूँ, और तालमेल गृहस्थी के साथ मिलाना है, तो वो कहीं रोल या कैरेक्टर दिमाग में रहता हो और दिक्कत कहीं आ जाए, कोई ऐसा हादसा हो जो आज भी आपको याद हो? बहुत बार हुआ है जी। औरतें दूर भागती हैं। कभी प्लेन में मेरे पास किसी औरत की सीट होती है तो मुझे देखकर वो सीट बदल लेती है। कई बार हुआ ऐसा, एक बार नहीं हुआ। और लेकिन मैंने एक लकीर खींची है स्टूडियो और घर के बीच। स्टूडियो को मैंने कभी घर नहीं होने दिया और घर को कभी स्टूडियो नहीं होने दिया। ये अलग अलग चीजें हैं। मेरी 45 साल फिल्मी जिंदगी में मेरी बीवी एक बार मेरे सेट पर आई थी, वो भी मजबूरन बेचारी खाना लेकर आई थी, क्योंकि मैं घर के बाहर, घर के करीब शूटिंग कर रहा था। तो बच्चों को अक्सर दिक्कत होती थी। स्कूल के बच्चे छेड़ते थे क्लासमेट, तेरा बाप बहुत बुरा आदमी है, तेरा बाप बहुत गंदी हरकतें करता है, तेरा बाप कैरेक्टर का बहुत बुरा है। और मेरा बेटा भिड़ जाता था, लड़ता था, कई बार हाथापाई हो जाती थी, बात प्रिंसिपल तक पहुंचती थी। तो प्रिंसिपल ने एक बार मेरे बेटे को बुलाया और दूसरे बेटे को भी बुलाया, दूसरे बच्चे को भी बुलाया जो उससे 5 साल बड़ा था मेरे बेटे से। उसने कुछ मेरी बुराई की, कुछ गाली दी, तो मेरे बेटे ने उसकी पिटाई की। प्रिंसिपल ने उस बच्चे से कहा कि अगर तुम्हारे बाप के बारे में कोई ऐसे अपशब्द बोले, उनकी बुराई करे, उन्हें कैरेक्टरलेस कहे, उन्हें चरित्रहीन कहे, उन्हें बैड कैरेक्टर कहे, तो तुम्हें कैसा लगेगा? कह लगे मैडम अच्छा नहीं लगेगा। इसी तरीके से अली को भी अच्छा नहीं लगता है उसके बाप के बारे में कोई ऐसी बात करे। वो बाप जो है वो उनका प्रोफेशन है, वो असली लाइफ में ऐसे नहीं है। कितनी बार वो स्क्रीन पर मर चुके हैं, इसका मतलब थोड़ी है कि वो मर गए हैं, या लोगों को उन्होंने मारा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको सजा हो गई है या उन पर केस चला। ये तो कहानी होती है, फिल्म होती है।
इसका हकीकत से कोई ताल्लुक होता नहीं है। तो ऐसा अक्सर बच्चों के साथ होता था, वो अपसेट होते थे। फिर मैंने समझाया, मैंने कहा बेटा ये लोग छेड़ते हैं, आपको प्रवोक करते हैं, आप प्रवोक होना बंद हो जाए तो उसमें उनकी हार होगी। वो बस उन्हें मजा आता है आपको, आप बिल्कुल चिढ़ना या गुस्सा होना बंद करते हैं, वही उनकी सबसे बड़ी हार है। एक छोटा सा सवाल सर, 45 साल के आपके इस यादगार सफर में अगर 55 मैं साल। आप 55 साल सॉरी 45 साल मेरी मैरिड लाइफ है। अच्छा, 55 साल के इस सफर में अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, नंबर 1 पे अमिताभ बच्चन, नंबर 2 पे राजकुमार जी, नंबर 3 पे कौन, राजेश खन्ना जी, तो किसको हाँ। बेहतर एक्टर मानते थे आप? देखिए सबका अपना अपना करिश्मा था। मैंने जो बात आपसे कही, मैं आता हूं उस बात पे। मैंने आपसे जो बात कही कि टैलेंट, हार्ड वर्क एंड लक, अमिताभ बच्चन में टैलेंट भी था, वो हार्ड वर्किंग भी थे, लेकिन लक उनका साथ नहीं दे रही थी। तो 15-16 फिल्में उनकी फ्लॉप हुई और एक फिल्म बन रही थी दुनिया का मेला। उस फिल्म में से उनको निकालकर संजय खान को लिया गया उनकी जगह। रेखा उस फिल्म की हीरोइन थी। लक साथ नहीं दे रही थी। वही टैलेंट था, वही हार्डवर्क था। अब मिसाल राजेश खन्ना साहब की है, बहुत टैलेंट है, लक भी उनकी कमाल की थी। ऊपर आका नीचे काका लोग कहते थे। मतलब राजेश खन्ना को अगर आपने साइन कर लिया तो आपकी लॉटरी जैकपॉट निकल आया है। लेकिन अब क्या कहूं उनके बारे में, वो है नहीं इस दुनिया में। अब ज्यादा मैं उनके बारे में कुछ कहूंगा नहीं। कुछ अच्छी क्वालिटी भी थी। देखिए, ही टुक हिज सक्सेस फॉर ग्रांटेड कि मैं ही मैं हूं, कोई मैं ही मैं नहीं होता है। मैं उनकी तुलना रावण से नहीं कर रहा हूं। रावण विद्वान था, रावण बलशाली था, ताकतवर था, लेकिन अहंकार था उसमें। राजेश खन्ना में बड़ी अच्छी क्वालिटीज थी। दोस्त बहुत अच्छे थे, बहुत बड़े दिल का आदमी था। दोस्तों को उन्होंने गाड़ियां भेंट की, फ्लैट भेंट किए, बंगले भेंट किए। बहुत बड़े दिल का आदमी था। लेकिन हर आदमी जो है, कोई ना कोई उसकी कमजोरी होती है। ही टुक हिज सक्सेस फॉर ग्रांटेड। और रोज पार्टी हो रही है, पार्टी चल रही है, सुबह के 4 बजे तक चल रही है, 5 बजे खाना खाया जा रहा है, 6 बजे आप सो रहे हैं, तो कब उठेंगे? वहां यूनिट मेंबर्स आपका इंतजार कर रहे हैं। नुकसान हो रहा है प्रोड्यूसर का। 1 मिनट की कीमत 4,000 रुपए होती थी उस जमाने में। अगर आप घंटों लेट आ रहे हैं तो कितना नुकसान हो रहा है। तो हम सब इंसान हैं, हम सब में खामियां हैं, सब में आइयां हैं। राजकुमार साहब ने आज तक जितने भी रोल किए, उनमें एक स्क्रीन प्रेजेंस उनकी बहुत अच्छी थी, आवाज बहुत अच्छी थी, डायलॉग डिलीवरी उनकी बहुत अच्छी थी, और उनका नाम दर्शकों को खींचता था। लेकिन ज्यादातर जो उनका तरीका था फिल्म में काम करने का, वो डायलॉग्स पर बहुत ध्यान देते थे, पंच लाइन्स पे बहुत ध्यान देते थे। वो अपना तरीका था और उस तरीके से वो बहुत चले, आखिर तक चले। उनकी अपनी एक ऑडियंस थी। तो इन तीनों के सबके अपने अपने जलवे थे। और कमजोरियां तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हर इंसान में होती हैं, सब में थी। कोई भी देवता नहीं है, कोई भी दूध का धुला नहीं। सर एक मैसेज आपकी तरफ से हमारे दर्शकों को। जी, एक मैसेज आपकी तरफ से हमारे दर्शकों को। मैसेज मैं ये कहूंगा कि
आप सराहिए राणा जी की मेहनत को, इनकी हिम्मत को, कि ये जो अवार्ड शो कर रहे हैं, हिमालयन श्री, जिनका ताल्लुक हिमाचल से है, जिनका ताल्लुक हिमालय से है, हिमालय भी तो यही है और कहाँ है, तो ये जो इनका प्रयास है वो सराहनीय है। और उस पे एक शेर है कि मेरे इरादों को सराहो मेरे हमराह चलो, मेरे इरादों को सराहो मेरे हमराह चलो, मैंने जलाई है मशाल हवाओं के खिलाफ। तो ये जो इन्होंने कदम उठाया है, ये इसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। और ये मेरे दोस्त हैं बबलू श्रीवास्तव जी, इनके सौजन्य से मैं आया हूँ, इनकी कोशिशों से मैं आया हूँ। राणा जी से मेरा डायरेक्ट संबंध नहीं था, इनके थ्रू हुआ है। और बहुत बड़ी इनकी इवेंट कंपनी है, स्टार इवेंट किंग पटियाला। काफ़ी सेलिब्रिटीज हैं इनके पास। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी बड़ी तादाद में आप सब आए।